नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद्या केंद्र में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिनी चौबे आज फिर से अपनी दूसरी कक्षा में आप सभी के सामने उपस्थित हूं। पिछली कक्षा में हमने जाना कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं एवं उसकी परिभाषा क्या है। आज की कक्षा में हम प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग एवं उसकी विशेषताओं को समझेंगे। लेकिन आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं। जब हम किसी विशेष उद्देश्य से किसी भाषा को लिखते हैं तो वह है प्रयोजन मूलक हिंदी। इसका प्रयोग कहां कहां होता है? इसका प्रयोग कंप्यूटर, न्याय विधि, व्यवसाय एवं पत्रकारिता में होता है। आनंद की अनुभूति के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई हम कविता लिखते हैं या कविता सुनते हैं या कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं तो इससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका प्रयोग आनंद की अनुभूति के लिए भी होता है एवं विशेष प्रयोजन के लिए। जैसे मैंने बताया आपको, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह है प्रयोजन मूलक हिंदी। आज हम चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं पर। प्रयोजन मूलक हिंदी की कुल 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता जो है वह है स्पष्टता। स्पष्टता से ही समझ में आ जा रहा है कि स्पष्ट रूप से लिखना या पढ़ना। किसी भी भाषा में यदि स्पष्ट रूप से कुछ लिखा ही ना हो तो हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहती हूं कि यदि कहीं लिखा हो कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है। अब ये कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है? 8 बजे, 9 बजे, कल, परसों, कब या फिर किस जगह पर? यही बात यदि लिखा हो कि कार्यक्रम कल सुबह 9 बजे सभागार में शुरू होने वाला है। आप सभी से आग्रह है कि सभी निर्धारित समय पर अपनी सीट अनुग्रहित करें। तो यहां पर स्थान और समय दोनों ही समझ में आ रहा है। तो यही है प्रयोजन मूलक हिंदी। यानी मेरी बात से कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई भी संदेह नहीं है। स्पष्ट रूप से समय और स्थान का पता चल रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हीं वाक्यों को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता पर। दूसरी विशेषता क्या है? सरलता। यानी जिसे आसानी से समझा या पढ़ा जाए। मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर कुछ आपातकालीन स्थिति आ गई। अब ऐसी स्थिति में कोई बड़ा लंबा सा पैराग्राफ या वाक्य लिखा हो तो क्या आप खड़े होकर अपनी जान बचाएंगे या फिर उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे? तो इसी वजह से प्रयोजन मूलक हिंदी का यहां पर प्रयोग होता है। और वो कैसे होता है? सपोज लिखा हो कि आपातकालीन निकास इधर है, कृपया इधर से जाएं। तो यहां पर कम शब्दों में बहुत ही सरलता से लिखा हुआ है ना? बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि बहुत ही बड़ा सा पैराग्राफ है। आप किसी पुस्तकालय में गए हैं और वहां बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और बहुत ही कठिन शब्द में लिखा हुआ है। हर कोई उतना कठिन भाषा समझ नहीं पाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूं। जैसे लिखा हो कि पठनोपरांत ग्रंथ को यथास्थान प्रतिस्थापित करें। अब आप सोचिए कि इतना जो बड़ा वाक्य है और इस तरह से पठनोपरांत जो लिखा हुआ है, हर कोई इस तरह की भाषा नहीं समझ पाता है। तो
तो यहीं पर यदि बहुत ही आसान सरल भाषा में लिखा हो कि पढ़ने के बाद कि कृपया अपनी किताबों को निर्धारित जगह पर रख दें, तो ये सभी समझ लेते हैं। तो यही है प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सके, बहुत ही सरलता से समझा जा सके। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की जो तीसरी विशेषता है वह है संक्षिप्तता, यानी बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को कहना। अब आप मान लीजिए कि कहीं पर आप पार्क में घूमने जा रहे हैं और वहां पर बहुत ही लंबे चौड़े वाक्यों में लिखा हो कि घास जो है वो गीली है और इधर से आप ना जाएं। इस छोटी सी बात को बहुत ही लंबे चौड़े वाक्यों में लिखा हो, तो उतना लंबा चौड़ा वाक्य कौन पढ़ेगा, है ना। वही वाक्य को यदि बहुत ही संक्षिप्त में कोई लिख दे कि घास गीली है, कृपया उधर से जाएं, है ना, तो ये जो वाक्य है संक्षिप्तता, जो कि कम शब्दों में कहना, जैसे कि मैंने पिछले उदाहरण में आपातकालीन का उदाहरण दिया था, ठीक उसी तरह आपातकालीन निकास इधर है, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बात को कही गई है। तो यहां पर समझ में आ रहा है, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताया जा रहा है, तो ये है प्रयोजन मूलक हिंदी। और यही विशेषता जो है प्रयोजन मूलक हिंदी को और भी प्रभावित करती है। अब बात करते हैं चौथे विशेषता की, जो है शुद्धता। अब शुद्धता यानी प्योर, शुद्ध रूप में जो बात लिखी हो। कई बार हम वर्तनी पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि हमारी भाषा ही शुद्ध ना हो, हमारा व्याकरण ही सही ना हो, हमारा वाक्य ही सही ना हो, तो फिर वह वाक्य प्रयोजन मूलक हिंदी बिल्कुल भी नहीं होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी में शुद्ध वाक्य का होना अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी की कोई नियुक्ति पत्र हो, किसी विद्यार्थी जो है उसको नियुक्ति पत्र मिली है, वो पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है उसने, और वहां उस नियुक्ति पत्र में ही गलत बात लिखी हुई हो। मान लीजिए उसके नाम की जो स्पेलिंग है वो सही ना हो, या उसमें यही मेंशन ना किया गया हो कि उसकी नियुक्ति पत्र में यही नहीं मेंशन किया गया है कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक उसे ज्वाइन करना है। तो ये व्याकरण की गलती है, या वर्तनी की गलती है, या किसी शब्द की गलती है, ये आप अनुमान लगाएं। मान लीजिए किसी नियुक्ति पत्र में किसी का नाम सही नहीं है, या किस ठीक तरह से यही नहीं लिखा हुआ है कि कितने तारीख को नियुक्त करना है, कितने तारीख को कहां पर उसे जाना है। तो यहां पर वर्तनी की गलती तो है ही, साथ में वो जो शब्द है वो भी सही नहीं है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है उसमें शुद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूं। मान लीजिए पानी जो है वो क्या है, वो पुल्लिंग है, लेकिन प्यास जो है वो स्त्रीलिंग है। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा है या कोई व्यक्ति कहता है कि पानी गिर गई या प्यास लगा है, तो यहां पर वर्तनी की कोई गलती नहीं है, यहां पर उस व्याकरण की गलती है। कैसे, क्या कहना चाहिए, पानी गिर गया, पानी मीठा होता है, प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो ये जो व्याकरण की गलती है इसे ही सुधारने की आवश्यकता है, और यही है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी में व्याकरण को सही तरीके से लिखना और पढ़ना चाहिए। तो ये है प्रयोजन मूलक हिंदी की चौथी विशेषता। अब बात करते हैं पांचवी विशेषता की, जो है वस्तुनिष्ठता, जहां पर व्यक्तिगत सोच को महत्व नहीं दिया जाता है। तथ्यों के आधार पर जो बात कही गई हो उसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठा। मतलब यहां पर व्यक्तिगत राय महत्वपूर्ण नहीं होती। यदि मान लीजिए कोई पत्रकार यह कहे कि मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है, तो यहां पर उस पत्रकार को लगता है कहीं से कोई तथ्य उसने नहीं एकत्रित की है। अब वहीं पर उसने अगर कहा कि तथ्यों के आधार पर
मौसम विभाग से पता चला है कि आज गहरी बारिश होने वाली है। तो यह है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी में वस्तुनिष्ठता जो है वह तथ्यों के आधार पर मानी जाती है, ना कि व्यक्तिगत राय। अब आप मान लीजिए कि अगर वही पत्रकार यह बात कहे कि नई नीति लागू होगी, मुझे ऐसा लगता है, तो ये उस पत्रकार की राय है, यह प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं है। उसकी विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता। यानी यदि वो कहता कि तथ्यों के आधार पर पता चला है कि सरकार द्वारा 2026 में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, तो यह है वस्तुनिष्ठता, यानी यह है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की जो 5 विशेषताएं हैं, ये आपको यदि याद हो जाएगा तो आप प्रयोजन मूलक हिंदी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपको मैं एक सूत्र समझा रही हूं, आज का जो ज्ञान सूत्र है, इससे आपका प्रयोजन मूलक हिंदी बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा, आप अगर इस तरीके से याद रखें। आप सोच लें कि प्रयोजन मूलक हिंदी की 5 सीढ़ियां हैं। क्या क्या? स्पष्ट बोलें, सरल भाषा का प्रयोग करें, संक्षिप्त शब्दों में बात करें, शुद्ध बोलें और तथ्यों के आधार पर बात करें। तो ये जो 5 सीढ़ी है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कहां कहां किस जगह पर होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही आसान है, बस इसे स्पष्ट रूप से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मेरे इस कक्षा का उद्देश्य ही यह है कि आप रट्टा मारकर या रटे रटाई बातों को ही ना पढ़ें, समझें। पहले जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, आप उसे कैसे याद रखेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देती हूं। आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि मेरा यदि यह वीडियो या आज का व्याख्यान आप सभी को पसंद आए तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ मैं वापस उपस्थित होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।